हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे उज्ज्वल शब्द लिखा गया है और उज्ज्वल किस उज्ज्वल शब्द की वर्तनी सही है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे उज्ज्वल जो शब्द होता है उसमें दो ज रहते हैं और दोनों जो ज रहते हैं आधा आधा ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज किए हैं वह राइट होंगे। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे बहुवचन शब्द में आपका अनेक शब्द क्या होता है, बहुवचन होता है। सदियों शब्द आपका यहाँ पे क्या होता है, यह भी बहुवचन होता है। दोनों शब्द आपका बहुवचन होगा। अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं है। अनेकों जो शब्द है ये कोई बहुवचन शब्द नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। क्योंकि पूछा गया है बहुवचन शब्द नहीं है तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की काल सूचक शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। काल सूचक दिया गया, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा गया, काल सूचक दिया गया है। तो जिससे आपका समय का यहाँ पे पता चले तो यहाँ पे प्रतिदिन हो गया, अभी अभी हो गया, दोपहर, यह सब क्या है, काल सूचक शब्द हैं। लेकिन अस्पताल आपका काल सूचक शब्द नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हिंदी में सिर्फ दो लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें ए वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग। और यहीं पे अगर संस्कृत रहता तो संस्कृत में तीन तीन लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है और एक नपुंसक लिंग भी होता है। लेकिन हिंदी में नहीं होता। अगला देखेंगे प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पूछा गया है तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। क्योंकि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके तीन भेद होते हैं। तीन भेद में देखेंगे उत्तम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा और अन्य पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर आप लोग कर लेंगे। डी वाला राइट आंसर है कि ये सभी आपके क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे सभी लोगों को प्रयास करना और इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है कि मेरी माँ अस्वस्थ थी इसलिए मैं उन्हें चिकित्सालय ले गया और कल अनुपस्थित रहा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। बी वाला क्या बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो पद होता है, पद को भी यहाँ पे 5 भागों में विभाजित किया गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो भारतीय संविधान है उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें कश्मीरी, संथाली और बोडो है। लेकिन अभी भोजपुरी का जिक्र नहीं है, मतलब भोजपुरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है तो डी वाला राइट आंसर है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह हो जाएगा पार्श्विक होता है, पार्श्विक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो ल है यह पार्श्विक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, उच्छिप्त दिया गया। उच्छिप्त आप लोग जानते रहेंगे कि जो ढ़ और ढ़ होता है, जो आपका यहाँ पे इस तरह से ढ़ होता है और ढ़ होता है, ये क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे,
कि निम्न में कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे शब्दालंकार दिया गया है, शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में यहाँ पे उपमा नहीं होगा, क्योंकि जो देखेंगे उपमा होता है वह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे जो शब्दालंकार है उसमें से लेस, विप्सा, वक्रोक्ति आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि जो उपमा है यह शब्दालंकार नहीं बल्कि अर्थालंकार है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे दिया गया केंद्रोन्मुख दिया गया है, यह तो आपका तत्सम शब्द है। तापसिक भी तत्सम है, तामसिक भी आपका तत्सम है। सोना नहीं होगा, क्योंकि सोना का यहाँ पे जो तत्सम शब्द होता है वह क्या होता है, स्वर्ण होता है। तो ये क्या है आपका यहाँ पे, यह आपका तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली हो जाएगा। खड़ी बोली और जो बुंदेली हैं यह सब पश्चिमी हिंदी में आती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। जो यहाँ पे बोलियाँ हैं उससे रिलेटेड प्रश्न कर लीजिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कौन सा यहाँ पे संधि विच्छेद सही है यह बताना है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा तपाधन उपवन। तपाधन उपवन से बनेगा आपका यहाँ पे तपोवन बनेगा। और यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ए वाला आपका राइट आंसर है, यही सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है कि निम्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उपसर्ग जो होते हैं वह शब्दांश होते हैं और शब्दों के आगे ही लगे होते हैं। और इसमें देखेंगे जो बलि शब्द है, बलि शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी वाला क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है परिपूर्ण है, उसमें परि आपका उपसर्ग है, विकार में वी है, निर्भय में निर है। तो ये सब उपसर्ग हैं। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे भक्ति शब्द दिया गया, भक्ति शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग का मतलब होता है कि वह शब्दांश होते हैं और शब्दों में आगे ही लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रत्यय का मतलब होता है कि जो यह भी शब्दांश होते हैं और यह देखेंगे शब्दों में बिल्कुल अंत में लगे होते हैं। तो इसमें देखेंगे जो न्याय शब्द है, न्याय शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चरण कमल। जो चरण कमल शब्द है इसमें कर्मधारय समास है। तो डी वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बहुत सारे शब्द हैं जो कर्मधारय समास जिसमें है, जैसे यहाँ पे मृगलोचन हो गया, या लव पुरुष हो गया, या चंद्रमुख हो गया। ये सब आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ग्रामगत में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ग्रामगत का मतलब होता है कि ग्राम को आगत। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मनमत का समास विग्रह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा मन को मथने वाला। मनमत का मतलब हो जाएगा यहाँ पे समास विग्रह होगा कि मन को मथने वाला, बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों विद्यमान हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है चंपलता शब्द दिया गया है, और इसमें देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका आदि न हो तो उसके लिए एक शब्द होगा अनादि। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शायद राम बाजार जाएगा, यह वाक्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा संदेहवाचक। शायद राम बाजार जाएगा तो यह वाक्य होगा संदेहवाचक में हो जाएगा, इसमें संदेह है। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि सिंधी भाषा का जो विकास है अपभ्रंश के किस बोली में माना गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ब्राचड़ हो जाएगा। ब्राचड़ देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि कोमल गात पंक्ति में गात शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला राइट आंसर है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 होते हैं। 3 में होता है एक सरल वाक्य होता है, आप जानते ही हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि अर्थ आधार पर वाक्य के भेद बताइए। यह वही आदमी है जो कल मुझे बाजार में मिला था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे आप लोग संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर होगा इसमें। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। संज्ञा के कितने भेद दिया गया है तो 5 वाले को क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर 5 ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो 3 भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 भेद में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। और हिंदी में कभी कभी आपको मिलता है कि संज्ञा के 3 ही भेद हैं, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और यहाँ पे तीसरा वाला भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में सब के सब आ जाते हैं, जैसे उसी में समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी आ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हिंदी में कभी कभी आपको मिलेगा कि संज्ञा के सिर्फ 3 भेद हैं और कभी कभी 5 मिलेगा। अगर ऑप्शन में 5 भी है तो 5 को क्लिक कीजिएगा, अगर 5 नहीं है तो सिर्फ 3 वाले को क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मुख्य 3 है, बेसिकली वैसे 5 हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण की बात कर लिया गया तो क्रिया विशेषण में देखेंगे गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक या उसी को संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं तो वो भी होता है। तो 4 भेद होते हैं, 4 देखेंगे डी वाले में है। तो डी वाला आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। व्योम फट जाए इसका क्या आशय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भयंकर मुसीबतों का आना। भयंकर मुसीबतों का आना हो जाएगा। तो सी वाला क्या होगा बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि व्यवहारिक रूप में हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 18 होती हैं। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 18 बोलियों में बहुत सारी बोलियाँ आ जाती हैं। और अगर यहीं पे पूछा जाएगा कि जो यहाँ पे भारत का संविधान है उसकी जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भारतीय भाषाएं हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी जो व्यवहारिक रूप में हिंदी भाषा में बोलियां हैं वह 18 हैं, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर और व्यंजन माने गए हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 52 होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। जो मानक हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने स्वर और व्यंजन माने गए हैं तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे कितने हैं 52 हैं। डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो डिबिया शब्द है। डिबिया आपका यहाँ पे विदेशी शब्द नहीं है, बाकी के शब्द जो हैं वह विदेशी शब्द हैं। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है भी तो जैसा शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ये निपात है, निपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो इसमें देखेंगे हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे आपका दीर्घ स्वर दिया गया है। तो इसमें दीर्घ स्वर नहीं है पूछा गया है। तो दीर्घ स्वर में आ होता है और ए होता है और यहाँ पे बड़ी ई होता है। यह तो तीन आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो री होगा यह दीर्घ स्वर नहीं है, बल्कि यह क्या है, हरस स्वर है। हरस स्वर में आप लोग जानते होंगे कि अ होता है, इसके बाद ई होता है और ऊ होता है और री होता है। तो इसको याद रखना है, नहीं वाला पूछा गया है तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे चिन्ह दिया गया है और पूछा जा रहा है यह विराम चिन्ह है, कौन सा विराम चिन्ह है यह बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह अर्ध विराम है। बहुत सारे छात्र गलती करते हैं। यह देखेंगे जो चिन्ह है यह अर्ध विराम है, और तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे पूर्ण विराम आप लोग जानते ही हैं, और जो अल्प विराम रहता है वह सिर्फ इस तरह से रहता है, यहाँ पे इस तरह से बना रहता है। जो यहाँ पे बिंदी दिया गया बिंदी नहीं रहता है, तो वही क्या होता है, अल्प विराम होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कई बार यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को जो डाउट आता है अर्धविराम और अल्प विराम को लेकर के आता है, तो यह पॉइंट याद रखना है। यह देखेंगे जो चिन्ह है वह अल्प विराम है और इसी में इस तरह से बढ़ जाता है और यह इस तरह से रहता है, तो इसको अर्धविराम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे संयोजक चिन्ह आप लोग जानते ही होंगे, संयोजक चिन्ह इस तरह से रहता है, जैसे माता पिता में लगाया तो वही संयोजक चिन्ह या उसको योजक चिन्ह भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की भावना दिखावे से सिद्ध होता है कि एक वह गुण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि यह एक बाह्य गुण है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। किसी मिश्र या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं तो किस उपवाक्य की क्रिया बदल जाती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा आश्रित उपवाक्य, ए वाला राइट आंसर है। नरेश पत्र लिखता है रेखांकित शब्द क्रिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। यहाँ पे जो पत्र लिखना है, पत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि पत्र क्या है, तो ये सकर्मक क्रिया है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको पद कहा जाता है। सी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि हरे हरे या पात पंक्ति में हरे हरे हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे होगा विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि कलियां शब्द किस शब्द का है। तो इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पे कली हो जाएगा, यहाँ पे कली हो जाएगा जो कि दिया गया सी में, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि तद्भव शब्द बैल का तत्सम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषभ हो जाएगा। बैल का जो तत्सम शब्द होता है वृषभ होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में कौन उनके उच्चारण सिद्धांत के अनुसार सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ये जो क ख ग होता है इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, यह तो सही है। च छ ज दिया गया है, इनका उच्चारण स्थान तालु या तालब होता है, यह भी सही है। प फ ब दिया गया, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यह भी सही है। व का यहाँ पे मूर्धन्य दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी, यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चंडीगढ़ व्यवस्थित शहर वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। इसमें आपसे अलंकार पूछा जा रहा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए में दिया गया है। ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पर होता है आपका श्लेष अलंकार, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। और इसी का उदाहरण है जैसे चरण धरन चिंता करत भावत निधन सोर सुब्रन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यह क्या है, यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग देखेंगे टोटल आपका 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपके मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट चाहेंगे तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, अगर आप प्राइवेट से करना बीएड चाहते हैं तो प्राइवेट मिल जाएगा।
और यूपी वेट एंट्रेंस आपका 31 मई को है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इस कम समय में अच्छे से तैयारी कीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में जो जीके होता है, जीके में 50 प्रश्न आते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसके बाद हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न आएंगे और इसमें 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और रीजनिंग में भी आपके 50 प्रश्न आएंगे 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी लिए हों उसमें भी लगभग 20 से 25 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला जुला करके यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। और यहाँ पे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है 2011 से लेकर 25 तक का। पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिलेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग सभी के सभी सब्जेक्ट रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लेकर पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रति हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रस ही एक प्रश्न फिक्स है तो इसको याद रख लेंगे। श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है। इसी तरीके से जो करुण रस है उसका स्थायी भाव शोक होता है, शांत का निर्वेद होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, हास्य का हास्य हो जाएगा, यहाँ पे हास्य का हास्य होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स का घृणा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, वात्सल्य का वात्सल्यता होता है। तो यह सब आपको याद रखना है। अगला है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। जो छप्पय होता है, छप्पय में 6 चरण रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर E वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे जो छप्पय रहता है उसमें जो टोटल 6 चरण होते हैं। जो स्टार्टिंग के प्रथम 4 चरण होते हैं वह रोला के रहते हैं और जो लास्ट वाले 2 चरण रहते हैं वह उलाला के रहते हैं। तो ये अभी आपको याद रखेंगे। और चौपाई के बारे में आप जानते हैं कि चौपाई में 16-16 आपकी मात्राएं लगी होती हैं। और यहाँ पे दोहा सौठा का उल्टा होता है, सौठा दोही का उल्टा होता है। और यहाँ पे जो दोहा होता है उसमें यहाँ पे 13-13 पहले और यहाँ पे पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं और दूसरा और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। और सौठा इसी का उल्टा है तो उसमें पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यह याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली, लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आकाश पाताल का अंतर होना। ऑप्शन नंबर E वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्वागतम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ से आप लोग देखेंगे यड़ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे B वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे D वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसको ज़रूर परचेज कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।